अब हम कवर करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हम क्या देखेंगे कि हमारी बुक में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को एक प्लूरीपोटेंट पैथोजन का है, प्लूरीपोटेंट पैथोजन। इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का मीनिंग ये है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस कॉज करता है। ये कम्युनिटी एक्वायर्ड डिजीज भी करेगा, कम्युनिटी एक्वायर्ड डिजीजेस, हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीजेस भी कर सकता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीज। इसके डिजीज सिवियरिटी में सिंपल, माइनर, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, या फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टमिक इन्फेक्शन भी कर सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टमिक इन्फेक्शंस। ये टॉक्सिन मीडिएटेड मैकेनिज्म भी यूज़ कर सकते हैं, बिना टॉक्सिन के भी कर सकता है, टॉक्सिन मीडिएटेड इन्फेक्शंस, नॉन टॉक्सिन मीडिएटेड। तो ये तो हमें एक छोटा सा पैराग्राफ दिया था, उसको हमने जल्दी से कवर किया। अब उसको एक बार रीड कर लेते हैं। मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस तो हमारी इस ग्रीन कलर की टेबल में दे रखे हैं, जो ये काफ़ी बड़ी टेबल दे रखी है नेक्स्ट पेज पे। तो इस पैराग्राफ को जल्दी से रीड करके इसको कंप्लीट करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज अ प्लूरीपोटेंट पैथोजन कॉजिंग वेरियस डिजीजेस through both toxin mediated and non-toxin mediated mechanisms. It is responsible for both healthcare and community associated infections that range from relatively minor skin and soft tissue infections to life threatening systemic infections. इसकी डिटेल हमें दे रखी है इस टेबल के अंदर, और ये टेबल काफ़ी बड़ी है, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ मेनी मेमोनिक्स, तो आपको लिए ईजी होगा याद रखना। तो जो टोटल क्लिनिकल स्पेक्ट्रम है, क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, उसको आप टोटल 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 कैटेगरीज को आप याद कैसे रखेंगे? 7 कैटेगरीज को आप याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोनिक। बट सर, मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शंस, तो आप ऐसे इमेजिन करिए कोई स्टूडेंट है जो अपने टीचर से बोल रहा है बट सर मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शंस। तो बी से आप याद रखिए बैक्टीरियमिया, बैक्टीरियमिया एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। यू से याद रखें यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। टी से टॉक्सिन मीडिएटेड इलनेस, टॉक्सिन मीडिएटेड इलनेसेस। एस से आप याद रखें स्किन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, स्किन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस। आई से याद रखें इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा, सीए मर्सा या फिर कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा। MRSA यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस का वो वाला स्ट्रेन जो आपने कहाँ से एक्वायर किया? कम्युनिटी से, तो इसका क्या नाम है? कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा। एंड आर से याद रखें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो जो हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, आप देख सकते हो उसका क्लिनिकल स्पेक्ट्रम काफ़ी वाइड है। वो 7 अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस कर सकता है, और वो 7 इन्फेक्शंस के टाइप्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरियमिया एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, टॉक्सिन मीडिएटेड इलनेसेस, स्किन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शंस। उसको याद रखने का हमने सिंपल मेथड बना लिया, बट सर मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शंस। तो आपके लिए याद रखना ये काफ़ी इजी होगा। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ये एक्चुअली इस टेबल की हेडिंग्स हैं, ये जो हमने याद किए हैं ये इस टेबल की हेडिंग्स हैं। और हमने इनको क्यों याद किया? ताकि हमें ये टेबल इजीली मेमोराइज हो जाए। ये टेबल हमें मेमोराइज हो जाएगी तो हम लॉन्ग आंसर आराम से लिख के आ पाएंगे क्वेश्चंस का एग्जाम में।
नाउ वी आर स्टार्टिंग विद बैक्टीरियमिया एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस. बैक्टीरियमिया एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस. तो एक एक करके हम बैक्टीरियमिया एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस के सारे टाइप्स को देखेंगे. तो इसको भी याद रखने के लिए एक स्मॉल सा इजी सा मेमोनिक है, माइक्स, MICS, माइक्स. और इसके आई के नीचे आप जोड़ दीजिए पिन, पिन विद डबल N, PINN. तो ये जो माइक्स, ये आपका इजी सा मेमोनिक है जिससे आप सारे बैक्टीरियमिया एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस याद रख सकते हैं. अब इसका क्या है मीनिंग? M स्टैंड्स फॉर मेटास्टैटिक फोकाई. मेटास्टैटिक फोकाई इन लंग्स एंड किडनी. अब इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि जो बैक्टीरियमिया का क्या मतलब होता है, बैक्टीरियमिया का मतलब होता है आपके ब्लड में इन्वेड कर गया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के थ्रू वो कहाँ पहुँच जाएगा? लंग्स में पहुँच जाएगा, इन किडनी में पहुँच जाएगा. किडनी में ये हीमेटोजीनियस मेटास्टेसिस कर रहा है, यानी जो हमने इसकी पैथोजेनेसिस में देखा था, ये मेटास्टैटिकली स्प्रेड हो सकता है हीमेटोजीनियस रूट से, यानी ये ब्लड में फैल सकता है, ब्लड के थ्रू ऑर्गन्स में फैल सकता है. तो कहाँ पहुँच रहा है? लंग्स में पहुँच रहा है, किडनी में पहुँच रहा है. हमारी बुक में कैसे लिखा है? मेटास्टैटिक फोकाई इन किडनीज एंड लंग्स. अब आई से आप याद रखें, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस. और ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है, इसके आप 4 टाइप्स याद रखें, जिसको हमने कैसे याद किया है? पिन, PINN. P स्टैंड्स फॉर प्रोस्थेटिक. ये सारे हमने देखे नाम है, आपको इजीली याद हो जाएंगे. प्रोस्थेटिक वेल्व एंडोकार्डाइटिस. ये हमने कहाँ देखा था? ये हमने कॉन्स में भी देखा था, कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई में, जिसमें कॉमनली कौन सा था? स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस. आई से याद रखें, IV ड्रग यूज़र, IV ड्रग एंडोकार्डाइटिस. जो हार्ट की कौन सी साइड पे ज़्यादा होता है? राइट साइड पे, राइट साइड. अच्छा, ये इसमें क्या होता है? इसमें जो IV ड्रग यूज़र्स होते हैं वो बार बार अपनी वेन्स को पंक्चर करते हैं नीडल से. तो बार बार उनकी वेन्स पंक्चर होगी तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को इजी एक्सेस मिल जाएगा उनकी ब्लड स्ट्रीम में. और क्योंकि वेन्स कहाँ जाके ड्रेन होती है? हार्ट की राइट साइड में ड्रेन होती है, इसलिए ये कहाँ पे कॉमनली होगा? IV ड्रग एंडोकार्डाइटिस किधर कॉमनली होगा? राइट साइड ऑफ हार्ट में. अच्छा, राइट साइड हो गया, तो लेफ्ट साइड में कौन सा होता है? लेफ्ट साइड में होता है नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस, नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस. यानी कि जो बॉडी के नेचुरल हार्ट वाल्व होता है उसके अंदर इन्फेक्शन हो तो वो नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस कहलाता है. और वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से कौन सी साइड पे होता है हार्ट की? कॉमनली लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड. और दूसरे एंड से आप क्या याद रखें? नोसोकोमियल एंडोकार्डाइटिस, नोसोकोमियल एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस. नोसोकोमियल का क्या मीनिंग होता है? नोसोकोमियल मीन्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड. हॉस्पिटल एक्वायर्ड क्यों हो रहा है? जैसे कि मान लीजिए हीमोडायलिसिस का पेशेंट है, हीमोडायलिसिस का जो पेशेंट है उसकी बार बार जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल IV लाइन खोल रखी है आपने, ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ सेंट्रल लाइन एक्सेस. जैसे कि हीमोडायलिसिस का पेशेंट या किसी भी कंडीशन का पेशेंट है जिसकी वजह से उसकी IV का एक्सेस बहुत लंबे टाइम से खोल रखा है, तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड एंडोकार्डाइटिस में आ जाएगा, क्योंकि आप स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को इजी एक्सेस दे रहे हैं पेशेंट की ब्लड स्ट्रीम में. अच्छा, हमने M देख लिया, I देख लिया, I के सारे पिन भी देख लिए. अब हम देखेंगे C और S. तो C स्टैंड्स फॉर सेंट्रल लाइन, वही जो अपन ने नोसोकोमियल में देखा उसी का दूसरे तरीके से लिखा है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, या फिर शॉर्ट फॉर क्लास B, CLA क्लैब C, सॉरी, BSI, CLA BSI, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन. ये भी इसका लीडिंग कॉज कौन सा है? मोस्ट कॉमन कॉज
हमारा होता है स्टैफ ऑरियस एंड कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई कॉन्स। इसके कॉमन कॉज होते हैं सबसे ज़्यादा वो है स्टैफ ऑरियस एंड कॉन्स। अच्छा, हमने MICS का माइक्स का C भी देख लिया। अब हम देखेंगे S। S सिंपली स्टैंड्स फॉर सेप्सिस या सेप्टिक शॉक। तो हमने बैक्टीरियमिया एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस के सारे टाइप्स देख लिए। हमने कैसे याद किए थे? हमने याद करें माइक्स से, MICS माइक्स, और माइक्स का जो आई है उस पर अपने लगा दी पिन विद डबल N। तो आपको कैसे याद रहेगा? M स्टैंड्स फॉर मेटास्टैटिक फोकाई इन लंग्स एंड किडनी, I स्टैंड्स फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस, IV ड्रग एंडोकार्डाइटिस, नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस एंड नोसोकोमियल एंडोकार्डाइटिस। प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस क्या होता है? प्रोस्थेटिक वाल्व के ऊपर इन्फेक्शन हो गया हो कॉलोनाइजेशन एंड बायोफिल्म फॉर्मेशन वाले तरीके से। IV ड्रग एंडोकार्डाइटिस, IV ड्रग यूजर्स यूजुअली अपनी वेन को पंक्चर करेंगे, वेन कहाँ जाके ड्रेन होगी? हार्ट की राइट साइड में, तो ये कॉमनली कहाँ होगा? राइट साइड में। नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस कॉमनली कहाँ हो रहा है? लेफ्ट साइड में। एंड नोसोकोमियल एंडोकार्डाइटिस यानी कि जो हार्ट का एंडोकार्डाइटिस है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड क्यों? क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म तक ब्लड जो सेंट्रल लाइन का एक्सेस है उसको खोल रखा है, तो उससे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को एक और इजी एक्सेस मिल गया। सी से क्या याद रखा? सी से याद रखा CLA-BSI। CLA-BSI स्टैंड्स फॉर सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस। वही सेंट्रल लाइन यानी कि जो आपने IV रूट है या फिर जो उसकी ब्लड स्ट्रीम का एक्सेस है उसको आपने खोल रखा है लंबे टाइम से। ये आप किन केसेस में करेंगे? जिस पेशेंट अगर हीमोडायलिसिस पे हो, तो हीमोडायलिसिस का पेशेंट हो, उसकी भी ब्लड में यूरीमिया हो जाएगा अगर आपने आर्टिफिशियल किडनी का एक्सेस नहीं लगाया उसके तो। लेकिन उसके दूसरा रिस्क क्या है? दूसरा रिस्क उसके है CLA-BSI का। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है? हमारा स्टैफ ऑरियस होता है और कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई होते हैं। लास्टली माइक्स के S से आप याद रखें सेप्सिस या सेप्टिक शॉक। तो हम अभी एक बार इसको बुक से रीड करके देख लेते हैं। हमारा बैक्टीरियमिया यहाँ पे दे रखा है, बैक्टीरियमिया एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, वही जो हमने मेथड बनाया था MICS। M स्टैंड्स फॉर मेटास्टेटिक फोकाई ऑफ इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग किडनी, जॉइंट्स, बोन एंड लंग। आई से याद रखें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या देखा था हमने? पिन विद डबल N। प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस, इंट्रावीनस ड्रग यूज एसोसिएटेड एंडोकार्डाइटिस जो कहाँ हो रहा है? राइट साइड पे। स्टैफ ऑरियस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। N स्टैंड्स फॉर नोसोकोमियल एंडोकार्डाइटिस एसोसिएटेड विद इंक्रीज यूज ऑफ सेंट्रल लाइन। और जो नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस है वो कहाँ हो रहा है? लेफ्ट साइड पे। स्टैफ ऑरियस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। अच्छा, हमने बैक्टीरियमिया कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे यूटीआई ड्यू टू स्टैफ ऑरियस भी काफ़ी सिंपल है। यूटीआई ड्यू टू स्टैफ ऑरियस में हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम और रेयरली मेजॉरिटी केसेस जो होते हैं यूटीआई के मोस्टली वो क्यों होते हैं? वो ड्यू टू सेकेंडरी टू बैक्टीरियमिया। यानी जो हमने पीछे देखा था कि बैक्टीरियमिया यानी ब्लड के अंदर बैक्टीरिया स्प्रेड हो गया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, उसकी वजह से वो यूरिनरी ट्रैक्ट में भी आकर के इन्फेक्शन करेगा। और ये कौन कौन सी इन्फेक्शन करता है? एक तो हम बोलेंगे सिंपल स्टेफाइलोकोकल यूटीआई यानी स्टेफाइलोकोकस की वजह से यूटीआई हो रहा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? सिंपली स्टेफाइलोकोकल यूटीआई। एक और है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? पाइलोनेफ्राइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ रीनल पेल्विस। किडनी का जो रीनल पेल्विस होता है, ये आपकी किडनी है, उसमें एक रीनल पेल्विस होता है। रीनल पेल्विस को कैसे डिफाइन करेंगे आप? ये जो किडनी का लोअर मार्जिन है और यहाँ से यूरिटर चालू हो जाएगा, यूरिटर, और ये जो होगा ये पूरा क्या लगता है? रीनल पेल्विस। तो ये जो रीनल पेल्विस है अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? पाइलोनेफ्राइटिस। और ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कर सकता है। और वो मोस्ट कॉमन केस के क्या होता है? सेकेंडरी टू बैक्टीरियमिया, यानी ब्लड में अगर बैक्टीरिया ने इन्वेड कर लिया तो ब्लड से स्प्रेड होकर किडनी में आएगा। हमने बेसिकली यहाँ क्या देखा था? मेटास्टेटिक फोकाई में लंग्स एंड किडनी, तो उसमें ये किडनी ही आ गई बेसिकली। रेयर केसेस में हम क्या देखेंगे कि यूटीआई क्यों हुआ? स्टेफाइलोकोकल यूटीआई क्यों हुआ? ड्यू टू इंसर्शन ऑफ कैथेटर। तो ये थोड़ा रेयर केस है, कैथेटर की इंसर्शन की वजह से या फिर किसी इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इम्प्लांट्स।
इनकी वजह से यूटीआई होना रेयर केस में, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर स्टेफाइलोकोकल यूटीआई हो रहा है तो वो सेकेंडरी होगा, बैक्टीरीमिया की वजह से रिजल्ट होगा। तो इधर हमने क्या देखा, रेयर केसेस में इंसर्शन ऑफ कैथेटर, इंस्ट्रूमेंटेशन या इम्प्लांट्स की वजह से हो रहा है। अब यही हमने यूटीआई भी कवर कर लिया स्टेबल का, सिंपली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्टेफाइलोकोकल यूटीआई एंड पाइलोनेफ्राइटिस यूजुअली अकर सेकेंडरी टू बैक्टीरीमिया, यूजुअली बैक्टीरीमिया की वजह से हो रहे हैं, लेकिन रेयरली यूटीआई इज सीन फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंसर्शन ऑफ कैथेटर और इम्प्लांट्स, आईसीआई। इंस्ट्रूमेंटेशन, कैथेटर, इम्प्लांट्स, आईसीआई, ऐसे याद रख लीजिए, इंस्ट्रूमेंटेशन, कैथेटर, इम्प्लांट्स, आईसीआई। अब हम देख रहे हैं टॉक्सिन मीडिएटेड इलनेसेस। तो टॉक्सिन मीडिएटेड इलनेसेस ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, टॉक्सिन मीडिएटेड इलनेसेस, ये हम कौन सा देख रहे हैं बेसिकली, ये बी और यू तो अपन ने कर लिया, बैक्टीरियम एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, यूटीआई कर लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, टॉक्सिन मीडिएटेड इलनेसेस। तो हम बट का टी देख रहे हैं, टॉक्सिन मीडिएटेड इलनेसेस। इनको ये याद करना भी काफ़ी सिंपल है, आपको बस क्या करना है, आपने जो हमने वायरुलेंस फैक्टर्स में इसके टॉक्सिन्स याद किए थे उन्हीं को लिस्ट कर दीजिए और वो क्या क्या करते हैं वो लिख दीजिए। तो हमने कौन कौन से लिस्ट किए थे, हमने लिखे थे मेम्ब्रेन एक्टिव टॉक्सिन्स, जिसमें हमने क्या देखे थे, हमने देखे थे एक तो हीमोलाइसिन्स और ल्यूकोसाइडिन्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी से याद किया था, MEET और M क्या, RBC WBC, ल्यूकोसाइडिन्स। हीमोलाइसिन्स 4 टाइप के थे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और हमने देखा था जो गामा हीमोलाइसिन होता है उसको किसके साथ काम करना है, ल्यूकोसाइडिन के साथ ही काम करना है, ल्यूकोसाइडिन को गामा हीमोलाइसिन के साथ काम करना है। साथ में इनको हमने क्या बोला था, सिनर्जो हाइमेनोट्रॉपिक, सिनर्जो हाइमेनोट्रॉपिक टॉक्सिन। ये तो हम पुराना रिवाइज कर रहे हैं बेसिकली। हमने कौन कौन से टॉक्सिन्स देखे थे, हमने टॉक्सिन्स देखे थे MEET। तो पहला ई कौन सा था, एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन। ये क्या कर रहा था, स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, SSS सिंड्रोम, स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, ये हमने पहले भी देख ही रखा है। ये क्या कर रहा था इसमें जो हमारा एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, इसी को हम एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन भी बोलते थे, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। ये क्या कर रहा था, ये डेस्मोग्लाइन 1 का ब्रेक डाउन कर रहा था, डेस्मोग्लाइन 1 टूट रहा था तो हमारी स्किन क्या हो रही थी, शेड हो रही थी या एक्सफोलिएट हो रही थी, तो ये वही है। दूसरा ये क्या था, एंटेरोटॉक्सिन, 15 सीरोटाइप में डिवाइडेड, ए से लेके पी तक 16 सीरोटाइप थे, ए से लेके पी तक ए से लेके पी तक 16 सीरोटाइप थे, जिसमें से हमने सीरोटाइप एफ को अलग कर लिया था, सीरोटाइप एफ। सीरोटाइप एफ ही क्या था, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एसोसिएटेड टॉक्सिन 1, TSST1। और इसके अलावा दूसरा कौन सा था, TSST2। ये तो क्या कर रहा था, स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग। और ये वाला क्या कर रहा था, ये दोनों क्या कर रहे थे, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, बी और सी भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, हमने पिछली क्लास में ये देख ही रखा था। तो टॉक्सिन मीडिएटेड इलनेसेस को भी याद रखना बहुत इजी है, आपने जो हमने वायरुलेंस फैक्टर्स में टॉक्सिन याद किया उन्हीं को लिस्ट कर दीजिए। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कॉजेज द फॉलोइंग टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीजेस एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इसको तो हमने पूरा डिस्कशन कर रखा था पूरा, फूड पॉइजनिंग, स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम यानी जो एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन की वजह से हो रहा था, फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से हो रही थी, एंटेरोटॉक्सिन। तो हमने इसके टॉक्सिन भी इजीली डिस्कवर कर लिए। तो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम में हमने बी भी कवर कर लिया, TU भी कवर कर लिया, T भी कवर कर लिया, अब सर और मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शंस करने बच रहे हैं बस। अब हम देखेंगे इसके स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस। ये हमारी बुक में, इसमें एक्चुअली बहुत सारे नाम दे रखे हैं, तो उनको भी हम याद करने के लिए एक ईजी मेमोनिक बना लेंगे। IC कैपिटल C, SEE वाले C के लिए प्रोनाउंस करिए लेकिन लिखें कैपिटल C। अंकल सैम +2। आप अगर ये मेमोनिक याद रख लेंगे तो आपको सारे स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन याद हो जाएंगे। एक बार में मेमोनिक याद नहीं होगा, लेकिन हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे तो आप एक एक डिजीज सारे देखेंगे तो उससे आपको मेमोनिक भी याद हो जाएगा। तो हाई से याद रखें, हाइड्रा डेनाइटिस, हाइड्रा डेनाइटिस सुप्यूराटिवा,
ये कौन सी कंडीशन बोली हमने, हाइड्राडेनाइटिस सुप्यूराटिवा। तो इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली हमारे हेयर फॉलिकल्स का एक कंडीशन है। ये कुछ जेनेटिकली, ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है इसका, ये जेनेटिकली इनहेरिटेड एक कंडीशन है। मान लीजिए आपकी स्किन है, ये आपकी स्किन थी, ठीक है। इस स्किन के अंदर एक इन्वेजिनेशन होता है, नॉर्मली नॉर्मल स्ट्रक्चर है ये, इन्वेजिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल। और इस हेयर फॉलिकल के अंदर ऐसे ये हेयर की रूट होती है और हेयर का शाफ्ट ऐसे बाहर ग्रो कर रहा होता है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है आपके हेयर फॉलिकल का। हेयर फॉलिकल किसको बोलेंगे, इस इन्वेजिनेशन को बोलेंगे। अच्छा, अभी जो हेयर फॉलिकल होते हैं कनेक्टेड होता है ग्लैंड से। ये कौन से ग्लैंड से कनेक्टेड है, आपके सेबेशियस ग्लैंड से कनेक्टेड है। और ये आपके एक और ग्लैंड से कनेक्टेड है जिसको हम बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। ये ऐसा एपोक्राइन ग्लैंड होता है। तो ये आपका क्या हो गया, सेबेशियस ग्लैंड। ये हो गया आपका एपोक्राइन ग्लैंड। ये हो गया आपका हेयर फॉलिकल। अच्छा, ये जो हाइड्राडेनाइटिस सुप्यूराटिवा एक कंडीशन होती है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपकी ओपनिंग है हेयर फॉलिकल की, ये जो ओपनिंग दे रखी है इसको, ये क्या होती है, ये क्लोज हो जाती है। ये क्लोज हो जाती है। ये क्लोज क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे केराटिन डिपॉजिट हो जाता है। ये जेनेटिक कंडीशन है, जेनेटिकली इनहेरिटेड भी है, कुछ केसेस में एक्वायर्ड भी होती है। तो ये सील ऑफ हो जाएगा, ये जो हेयर शाफ्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। और ये जो लेकिन ग्लैंड्स जो हैं, इनके सिक्रीशन यहाँ क्या होंगे, यहाँ अक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। नॉर्मली तो ये ग्लैंड्स जो होते थे, इनके जो सिक्रीशन होते थे, एपोक्राइन ग्लैंड के जो स्वेट वगैरह होते थे, और जो आपका सिबेशियस ग्लैंड है उससे जो सीबम बन रहा था, वो क्या कर रहा था, वो यहाँ से निकल के बाहर आ जाता था सरफेस पे, ठीक है। लेकिन ये जो ओपनिंग थी यही ब्लॉक हो गई। अभी ओपनिंग ही ब्लॉक हो गई तो यहाँ पे ये जो ग्लैंड के सिक्रीशन से ये अक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। ये अक्यूमुलेट होंगे तो आपका जो फॉलिकल हो जाएगा वो रप्चर हो जाएगा। बाहर से तो ओपनिंग क्लोज ऑफ हो गई, लेकिन ये जो आपका फॉलिकल है ये ऐसे फट गया प्रेशर की वजह से। ये आपके ग्लैंड अभी भी यहाँ कनेक्टेड है, ग्लैंड्स के सिक्रीशन यहाँ भरते रहेंगे और ये रप्चर हो जाएगा। अब ये रप्चर होगा तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी होगी वो क्या करेगी, वो यहाँ पे फाइब्रोसिस चालू कर देगी, इस तरह फाइब्रोसिस। ये कोशिश करेगी कि ये जो डैमेज हुआ है इसको कंटेन करें, पर ये ग्लैंड्स तो अभी भी यही है, ये ओपनिंग अभी भी बंद है, ये ओपनिंग अभी भी बंद है। ये फाइब्रोसिस से जो इसने सील ऑफ किया था ये भी रप्चर हो जाएगा। ये जो इसका फाइब्रोसिस था ये भी खराब हो जाएगा, ये भी रप्चर हो जाएगा। ये साइकिल चलती रहेगी, इस पर दोबारा फाइब्रोसिस का डिपोजिशन होगा, वो फाइब्रोसिस फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर ये रिपीट होता रहेगा ऐसे ही। फाइब्रोसिस होगा, रप्चर होगा, फाइब्रोसिस होगा, वो फिर रप्चर होगा, क्योंकि ग्लैंड तो कहीं नहीं गया, ग्लैंड तो अभी भी इधर ही है। इवेंचुअली क्या होता है, ये डिस्टॉर्ट होने लग जाता है, इसका जो ग्रोथ है ये अजीब सी होने लग जाती है, इस तरह फैलने लग जाती है रेडियली आउटवर्ड हर जगह। और ये क्या होती है, ये सरफेस से कनेक्ट हो जाती है, तो इनको हम बोलते हैं साइनसिस। ये इस तरह साइनस, या फिर इसको ही फिस्चुला भी बोल सकते हैं आप, फिस्चुला, साइनस या फिस्चुला बन जाता है। ये जो आपके फाइब्रोसिस हो रहा था ये ऐसे बार स्प्रेड हो गया, ये फाइब्रोसिस डिस्टॉर्ट हो जाएगा, बार बार ये ग्लैंड्स के सिक्रीशन की वजह से ये बार बार रप्चर होता रहेगा, डैमेज। तो एक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और इस तरीके से साइनसेस फॉर्म हो जाएंगे। साइनस ट्रैक्ट्स बोलते हैं इनको, साइनस ट्रैक्ट। ये साइनस ट्रैक्ट क्या करेंगे, ये जो आपका फाइब्रोसिस वाला एरिया है इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे स्किन की सरफेस से। और हमें पता है कि स्किन की सरफेस को कौन कॉलोनाइज करके बैठा हुआ है पहले से, मौके का इंतज़ार करके, वो है हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। वो यहाँ से इन्वेड करेगा और जैसे ही अंदर आएगा वो देखेगा यहाँ पे तो सीबम भरा हुआ है पूरा, यहाँ पूरा सीबम भरा हुआ है, सीबम, सीबम भरा हुआ है। इसके लिए एपोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन भरे हुए हैं। ये तो कहेगा मेरे लिए तो आराम से सब हो गया, सब कुछ यहाँ पे, इसके लिए परफेक्ट कंडीशंस बन गई हैं, यहाँ पे ग्रो करता रहेगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, या इन्फेक्शन कॉज कर देगा। ये पूरी की पूरी जगह का ये पूरी जगह भर जाएगी पस एंड एब्सिस से। ये पस फॉर्म हो जाएगा जो कि बाद में एब्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता रहेगा और यहाँ पे पस एंड एब्सिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने हाइड्राडेनाइटिस सुप्यूराटिवा में क्या डिस्कस किया, ये आपकी नॉर्मल स्किन है, स्किन के अंदर एक हेयर फॉलिकल था, हेयर फॉलिकल कनेक्टेड था ग्लैंड से, ग्लैंड से ये कनेक्टेड था, लेकिन जो आपकी कंडीशन थी उसमें ये नेचुरली ये सील ऑफ हो जाएगा, ये अपने आप ही जो ओपनिंग थी ये बंद हो जाएगी, ये कंडीशन होती है डिजीज़ की।
तो इसके अंदर जो सिक्रीशन है ग्लैंड्स के, ये एपोक्राइन ग्लैंड के और सेबेशियस ग्लैंड के जो सिक्रीशन है ये भर जाएंगे। ये भर जाएंगे तो आपका फॉलिकल ही रप्चर हो जाएगा। फॉलिकल रप्चर होगा तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, या फाइब्रोसिस करवा देगी और ये जो डैमेज हुआ है इसको सील कर देगी। लेकिन ये प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं कर रहा है, ये तो अभी भी बंद है। तो यहाँ पे फिर सिक्रीशन एक्यूमुलेट होगा, ये फिर रप्चर हो जाएगा या फिर फाइब्रोसिस हो जाएगा। तो ये इसकी साइकिल चलती रहेगी, रप्चर फाइब्रोसिस। और क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा सीबम एक्यूमुलेट हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होता है, ये साइनस ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। ये जो ओवर ग्रोथ हो रही होती है इसकी फाइब्रस ग्रोथ जो हो रही होती है गलती से स्किन तक पहुंच जाती है, तो इस स्किन से एक फिस्चुला यानी कनेक्शन बन जाता है, एंट्री बन जाती है बेसिकली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए। और जैसे ही स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अंदर आता है वो देखता है कि मेरे लिए तो यहाँ बहुत सारा सीबम पड़ा हुआ है, वो लाइपेज का इस्तेमाल करके हेयर फॉलिकल में ग्रोथ करेगा फॉलिकल, और यहाँ पे क्या करेगा, एब्सेस का फॉर्मेशन करवा देगा। इसी को हम बोलते हैं हाइड्राडेनाइटिस सुप्यूराटिवा। तो हमने आईसी अंकल सैम +2 का हाई कवर कर लिया। अब हम देखेंगे आई को। आई से आप याद रखें इम्पेटिगो। इम्पेटिगो क्या कंडीशन होती है अब? अच्छा, तो इम्पेटिगो जो कंडीशन होती है उसको 2 टाइप के बैक्टीरिया कर सकते हैं। एक तो हमारा स्टैफ ऑरियस है जो हम पढ़ ही रहे हैं, इम्पेटिगो को स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस भी कर सकता है। और इम्पेटिगो को स्टैफ ऑरियस तो कैसे करता है, उसका हमने टॉक्सिन पढ़ा था ना मीट में, MEET में, एक्सफोलिएटिव या फिर एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, वही स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम वाला। लेकिन यहाँ पे वो इम्पेटिगो कर रहा है, SSS सिंड्रोम नहीं कर रहा है, इम्पेटिगो कर रहा है इस केस में। और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस के पास भी टॉक्सिन होता है, स्ट्रेप्टोलाइसिन। तो ये हम बाद में देखेंगे जब हम स्ट्रेप्टोकोकस को पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी आप नाम तो देख ही लीजिए, स्ट्रेप्टोलाइसिन। बेसिकली क्या होता है, ये मान लीजिए आपकी स्किन है, ये वाली लेयर हो गई आपकी डर्मिस और ये वाली हो गई आपकी एपिडर्मिस। अब हम एक चीज़ जानते हैं आज कि अब्रेजन क्या होता है। अब्रेजन एक वुंड होता है जो कि आपकी स्किन में होता है, लेकिन वो एपिडर्मिस से ज़्यादा डीप नहीं जाता, वो एपिडर्मिस के अंदर ही रहता है। तो आपकी स्किन में मान लीजिए अब्रेजन हो गया, ये अब्रेजन है, तो जो आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होगा वो देखेगा अब्रेजन हुआ है, और अब्रेजन देखते ही ऐसे अंदर घुस जाएगा स्किन के अंदर, और स्किन के अंदर आके वो कौन सा टॉक्सिन रिलीज़ करेगा, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। वैसे यहाँ एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन रिलीज़ करेगा तो यहाँ पे जो स्किन होगी ये ख़राब हो जाएगी, स्किन ख़राब होगी और यहाँ पे पस का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो क्या होगा, ओवरऑल पस फॉर्मेशन प्लस स्किन डैमेज बिकॉज ऑफ एक्सफोलिएटिव या फिर एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन। तो उससे यहाँ क्या होगा, उससे यहाँ पे इस तरह ब्लिस्टर बन जाएगा एक, ये आपकी एपिडर्मिस हो गई, ये डर्मिस हो गई, डर्मिस एपिडर्मिस, और इस तरीके से एक ब्लिस्टर बन जाएगा जिसमें क्या भरा होगा, आपका पस भरा होगा बहुत सारा। ये क्या है, पस है, ये आपका है पस। और ये जो पस होता है ये ऐसे ऊज आउट करता रहता है, ये बाहर निकलता रहता है। टाइम के साथ ये जो पस है ये बढ़ता जाएगा और ये जो ब्लिस्टर ही बर्स्ट हो जाता है, ये ब्लिस्टर ही आपका बर्स्ट हो जाएगा और यहाँ पे लीजन बना रह जाएगा। ब्लिस्टर तो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा और लीजन रह जाएगा यहाँ पे। अभी लीजन के बारे में आप क्या जानते हैं, लीजन को हम बोलेंगे, जो लीजन होगा ये हनी कलर्ड लीजन होगा, हनी, इसको लीजन को हम बोलते हैं हनी कलर्ड क्रस्ट्स, हनी कलर्ड क्रस्ट्स। इनफैक्ट हमारी बुक में इसका डायग्राम भी दे रखा है, तो आपको एक बार डायग्राम भी दिखा देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर दिया है इम्पेटिगो का डायग्राम, स्ट्रेप्टोकोकाई के चैप्टर में दे रखा है, लेकिन हम इसको यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये जो इसके पेशेंट के नेक के बैक साइड पे इस तरीके से ये हनी कलर्ड क्रस्ट्स बने हुए हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 432 के अंदर ये दे रखे होंगे, फिगर 52.2a स्ट्रेप्टोकोकल स्किन इन्फेक्शन, जिसमें से ए वाला जो है हमारा ये वाला, ये है इम्पेटिगो का डायग्राम। अब हमने इम्पेटिगो को भी डिस्कस कर लिया, अब सी से हम डिस्कस करेंगे सेल्यूलाइटिस को। सी स्टैंड्स फॉर सेल्यूलाइटिस। तो विदाउट एनी डिले लेट्स सी सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस बेसिकली, सेल्यूलाइटिस काफ़ी सिंपल है। सेल्यूलाइटिस बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल
इन्फेक्शन ऑफ स्किन अफेक्टिंग द अंडरलाइंग dermis and subcutaneous tissue. इसका क्या मतलब है? इसका ये मीनिंग है कि अभी तक हमने जो डिजीजेस देखे थे, जैसे इम्पेटिगो देखा और ये वाला देखा हाइड्राडिनाइटिस सुप्यूराटिवा, उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारी एपिडर्मिस है, स्किन की जो एपिडर्मिस है, उधर तक ही अफेक्ट हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब जो हमारा डिजीज़ है ये हमारा सेल्यूलाइटिस, ये एक्चुअली डर्मिस में भी जाएगा और ये उसके नीचे भी चला जाएगा सब क्यूटेनियस टिश्यू तक। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन अफेक्टिंग द अंडरलाइंग डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो आप बाहर से पेशेंट की स्किन को देखेंगे तो बिल्कुल रेड हो जाएगी, इस तरह रेड कलर की दिखाई देगी। पे हम वैसे तो ब्लू कलर का पेन है, लेकिन आप इमेजिन करिए रेड कलर की स्किन इस तरह रेड कलर के लीजन्स जैसे दिखाई देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलाइटिस। हमने सेल्यूलाइटिस की भी डेफिनेशन देख ली, जिसमें हमने सी को भी कवर कर लिया। अब हम देखेंगे अंकल। अंकल से क्या मीनिंग है? अंकल से हमारे दो अंकल हैं, एक्चुअली एक अंकल नहीं है, दो अंकल हैं। वो दो अंकल कौन से हैं? एक तो हमारा है फर अंकल जिसको हम बॉयल्स भी बोलते हैं, और एक है हमारा कार्ब अंकल। कार्ब अंकल। तो हमने कितने अंकल्स देखे? हमने दो अंकल्स देखे हैं, एक है हमारा फर अंकल एंड एक है हमारा कार्ब अंकल। अच्छा, अब ये फर अंकल क्या होता है एंड कार्ब अंकल क्या होता है? बेसिकली आपका ये हेयर फॉलिकल ही है, इसके अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है आपका, ये आपका हेयर फॉलिकल था, ये आपका हेयर फॉलिकल था। इसके अंदर जो आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो आके इन्फेक्शन कॉज कर देगा। इधर क्या होगा? यहाँ पस फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। ये क्या है? ये पस है, पस फॉर्मेशन। पस को शेड कर देते ताकि इजी लगे देखने में। यहाँ पस फॉर्मेशन चालू हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉयल्स या फिर फर अंकल। ये क्या है? फर अंकल। अच्छा, लेकिन ये फर अंकल ही क्या बाद में बन सकता है? ये बाद में फर अंकल ही जाके कन्वर्ट हो जाता है कार्ब अंकल में। तो एक ही हेयर फॉलिकल तो होता नहीं, आपकी स्किन में बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए ये एक हेयर फॉलिकल है, ये एक हेयर फॉलिकल है, ये एक हेयर फॉलिकल है, सब में हेयर का शाफ्ट था ऐसे, हेयर की रूट एंड हेयर का शाफ्ट। अब क्या होगा? ये जो एक यहाँ पे एक फरंकल फॉर्म हुआ, यहाँ एक फरंकल फॉर्म हुआ, यहाँ एक फरंकल फॉर्म हुआ, ये साइज़ में बड़े हो गए। ये जो एब्सेस है इसमें स्वेलिंग हो गई, एब्सेस के अंदर स्वेलिंग होने लग गई। यहाँ पे पस जो है वो एक्सपैंड हो गया बहुत ज़्यादा, वो पस फैल गया। तो पस फैल गया तो ये जो फरंकल्स है तीनों के तीनों, ये क्या होंगे? ये कनेक्ट हो जाएंगे, इस तरह कनेक्ट होने लग जाएंगे, इनमें कनेक्शन बन जाएगा। इनमें कनेक्शन बनेगा तो बाद में क्या देखेंगे? कार्बंकल मल्टीपल इन्फेक्टेड हेयर फॉलिकल्स, मल्टीपल इन्फेक्टेड हेयर फॉलिकल्स। ये सारे के सारे हेयर फॉलिकल्स किससे इन्फेक्टेड है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से। मल्टीपल इन्फेक्टेड हेयर फॉलिकल्स यानी फरंकल्स, कोलीस, COALSCE, कोलेस। कोलेस यानी ये क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। कोलेस टू फॉर्म अ कार्बंकल। और ये कहाँ पे ज़्यादा कॉमन है? लोअर पार्ट ऑफ नेक में। मोस्ट कॉमनली seen in lower part of neck। तो ये हमारे दोनों अंकल्स कवर हो गए। दोनों अंकल्स कौन से थे हमारे? एक तो था फर अंकल जिसको हम बॉयल्स भी बोलते हैं, और एक हो गया हमारा कार्ब अंकल। अच्छा, ये जो कार्ब अंकल होता है ये एक्चुअली हमारी डर्मिस के अंदर और लोअर सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच जाता है, ये इधर तक नहीं रहता। इन्फेक्शन स्प्रेड्स टू लोअर डर्मिस
एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, SCT लिख रहा है फॉर शॉर्ट, सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो ये जो कार्बंकल होता है हमारा, ये यहाँ पे नहीं लिमिटेड रहता है, ये स्प्रेड हो जाता है लोअर डर्मिस तक और सबक्यूटेनियस टिश्यू तक। तो हमने हमारे मेमोनिक में दोनों अंकल्स को भी देख लिया। अब नेक्स्ट है हमारा सैम, SAM। तो हम एक एक करके इन तीनों को भी जल्दी से देख लेते हैं, ये क्या है। SAM में जो S है, इट सिंपली स्टैंड्स फॉर सर्जिकल साइट वुंड इन्फेक्शन। और ये बहुत ही कॉमनली हो जाता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से, क्योंकि ये हमारे बॉडी सर्फेसिस पर कॉलोनाइज करके रखता है। ये हमने बार बार देख भी लिया है। A स्टैंड्स फॉर एब्सेस। अच्छा, अभी एब्सेस होती क्या है, एक बार हम एब्सेस को डिफाइन कर लेते हैं। एब्सेस इज अ कलेक्शन ऑफ पस, कलेक्शन ऑफ पस। अच्छा, और पस के साथ ये पेनफुल और स्वोलन हो जाता है, पेनफुल एंड स्वोलन कंडीशन। collection of pus, it is a painful and swollen condition and it is surrounded by erythema। मतलब इसके अराउंड जो ब्लड वेसल्स होगी, जो ब्लड सप्लाई होगी, वो भी इंक्रीज हो चुकी होगी। सराउंडेड बाय इरिथीमा। तो हमारी बुक में एब्सेस की डेफिनेशन दे रखी है एक्चुअली पूरी, जिसमें क्या लिखा है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पस, इट इज़ पेनफुल एंड स्वोलन कंडीशन एंड इट इज़ सराउंडेड बाय इरिथीमा। लाल है, दर्द हो रहा है और वहाँ पे पस भरा हुआ है। एंड जो हमारे सैम का M है, M स्टैंड फॉर मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस, मैस्टिया मतलब ब्रेस्ट जो होता है उनकी बात हो रही है। मैस्टाइटिस यानी जो ब्रेस्ट एब्सेस हो जाएगी, ब्रेस्ट की एब्सेस फॉर्म हो गई, जैसे कि ब्रेस्ट एब्सेस। सैम का S स्टैंड फॉर सर्जिकल साइट वुंड इन्फेक्शन, A स्टैंड फॉर एब्सेस एंड M स्टैंड फॉर मैस्टाइटिस या फिर ब्रेस्ट एब्सेस। ये किस में सीन होता है, ये हमें किस में दिखेगा, लैक्टेटिंग मदर्स में कॉमनली दिखता है, लैक्टेटिंग मदर्स, इनमें आपको कॉमनली दिखेगा मैस्टाइटिस का केस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से। अच्छा, अब हमने हमारे मेमोनिक का सैम को भी कवर कर लिया, हमने SAM इन तीनों को भी कवर कर लिया। अभी +2 क्या है, अब हम जल्दी से +2 भी देख लेते हैं और इसको हम ख़त्म करते हैं, स्किन वाले को पार्ट को। +2 में बेसिकली 2 और कंडीशन जो आपको याद रखनी है, सिंपल सी। एक तो फॉलिकुलाइटिस, फॉलिकुलाइटिस इज सिंपली इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल। ये जो आपकी हेयर फॉलिकल है, इधर ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ने इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलाइटिस, और कुछ नहीं है। और एक है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा ये वाला, ये है बोटायरोमाइकोसिस। बोटायरोमाइकोसिस, बोटायरोमाइकोसिस। इसको हमारी बुक में क्या लिखा है, इसके लिए हमारी बुक में कहा है कि ये माइसिटोमा लाइक कंडीशन है। माइसिटोमा लाइक, माइसिटोमा को हम बाद में स्टडी करेंगे कि ये माइसिटोमा को हम बाद में देखेंगे ये फंगस की वजह से होता है, नॉर्मली फंगस की वजह से, या फिर बैक्टीरिया में भी कुछ केसेस होते हैं, नोकार्डिया वगैरह। लेकिन यहाँ पे भी एक केस आ गया माइसिटोमा लाइक कंडीशन का, जिसको हम बोलते हैं बोटायरोमाइकोसिस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्वेलिंग बन जाएगी और जिसके ऊपर ग्रैन्युलर डिस्चार्ज होंगे। हमारी बुक में कैसे लिखा है, इट इज़ अ माइसिटोमा लाइक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सबक्यूटेनियस स्वेलिंग, यानी जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा उसकी स्वेलिंग हो जाएगी। इसके लिए हमारी के बुक में क्या क्या मेंशन किया है, सबक्यूटेनियस स्वेलिंग होगी, एक तो सबक्यूटेनियस स्वेलिंग, उसके अलावा क्या क्या बोला है, साइनसेस फॉर्म होंगे। साइनसेस क्या है, साइनसेस बेसिकली पस फिल्ड कैविटी। आप माइसिटोमा स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे जो फुट होता है पेशेंट का, माइसिटोमा फुट बहुत कॉमनली होता है, फुट जो होता है पेशेंट का, उसके अंदर बहुत सारी स्वेलिंग्स बन जाती हैं, वो स्वेलिंग्स को हम साइनसेस बोलते हैं। और वो जो साइनसेस होंगे उनमें से ग्रैन्युलर डिस्चार्ज निकलेगा, ग्रैन्युलर डिस्चार्ज, ग्रैन्युलर डिस्चार्ज। तो बोटायरोमाइकोसिस क्या है, बोटायरोमाइकोसिस इज अ माइसिटोमा लाइक कंडीशन। इसमें जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा उधर स्वेलिंग्स फॉर्म हो जाएगी, उसमें से साइनसेस होंगे जिसमें से ग्रैन्युलर डिस्चार्ज बाहर निकलेगा। अभी ग्रैन्युलर डिस्चार्ज क्या है, ग्रैन्युलर डिस्चार्ज ग्रेप लाइक स्टैफ ऑरियस की कॉलोनीज ही हैं। ग्रेप लाइक स्टैफ ऑरियस है, ग्रेप लाइक की वजह से इसको हमने क्या नाम दिया, बोटायरो।
बोटायरो का मीनिंग होता है ग्रेप लाइक, और माइकोसिस इसका मिसनॉमर है एक्चुअली, इवन दो ये फंगस की वजह से नहीं होता, इसको भी नाम दे दिया माइकोसिस। तो हमने इसके साथ सारे के सारे स्किन वाले स्टेफाइलोकोकस के स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू के सारे इन्फेक्शन को कंप्लीट कर लिया। एक बार जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो हमने क्या मेमोनिक देखा था, हाय आई सी अंकल सैम +2, 3-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। हाय आई सी अंकल सैम +2, हाय आई सी अंकल सैम +2, काफ़ी ईजी है, याद हो जाओ। हाय से हमने क्या याद किया था, हाइड्राडेनाइटिस सुप्यूराटिवा। आप इसका नाम अगर बोलेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, हाइड्राडेनाइटिस सुप्यूराटिवा। ये क्या है, ये एक जेनेटिक लाइक कंडीशन है, ये जेनेटिकली भी इनहेरिट होती है, इसके दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं। इनमें बेसिकली क्या होता है, जो आपका हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा तो सिबेशियस ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस यहाँ पे अक्यूमुलेट होंगे, वो अक्यूमुलेट होंगे तो इवेंचुअली यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा और ये बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट हो जाएगा तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, यहाँ फाइब्रोसिस करके इस एरिया को सील ऑफ करने की कोशिश करेगी। पर ये इससे क्या होगा, यहाँ पे एपोक्राइन ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड तो अभी भी है, तो ये आपने फाइब्रोसिस करके इसको बंद तो कर दिया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो ये फिर से बर्स्ट हो जाएगा, ये फिर से इसी साइकिल में चलता रहेगा, बर्स्ट होगा फाइब्रोसिस होगा, बर्स्ट होगा फाइब्रोसिस होगा। इवेंचुअली क्या होगा, यहाँ पे साइनस ट्रैक्ट्स बन जाएंगे। साइनस ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये जो आपने फाइब्रोसिस का एरिया फैल गया है जो बहुत सारा बड़ा सा हो करके, फाइब्रोसिस हो करके, ये फाइब्रोसिस इवेंचुअली जो स्किन है उससे जाके कनेक्ट हो जाता है, उससे कनेक्ट होगा तो वहाँ पे से एक टनल जैसा बना देगा, ये डायरेक्ट टनल होगी, ये ओपनिंग होगी जो बाहर होगी, ये बाहर ओपन होता है, इसकी वजह से जो स्टैफ ऑरियस होगा हमारा वो अंदर आ पाएगा। इनको हम बोलते हैं साइनस ट्रैक्ट्स या फिर फिस्टुला भी बोलते हैं इसको। स्टैफ ऑरियस यहाँ पे आ पाएगा, वो देखेगा कि यहाँ पे बहुत सारा सिक्रीशन अक्यूमुलेट हुआ है सिबेशियस ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड का, तो इसके लिए तो परफेक्ट कंडीशंस बन गई, यहाँ पे ये आराम से थ्राइव करके कॉलोनी बना सकता है, कॉलोनाइज कर सकता है और यहाँ पे इन्फेक्शन कर देगा। तो इसको हम बोलेंगे हाइड्राडेनाइटिस सुप्यूराटिवा। अच्छा, आई से हमने क्या देखा था, आई से हमने हाई आई सी अंकल सैम। तो आई के अंदर हमने क्या देखा था, आई स्टैंड्स फॉर इम्पेटिगो। इम्पेटिगो के लिए हमने देखा था ये 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो स्टैफ ऑरियस से भी होता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस से भी होता है, ये हम स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर भी स्टडी करेंगे इसको। तो स्टैफ ऑरियस से क्या होता है, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन जो होता है स्टैफ ऑरियस का वो इन्वॉल्व है इम्पेटिगो में, और अगर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस से हो रहा है तो उसमें एक टॉक्सिन इन्वॉल्व है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोलाइसिन। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक अब्रेजन हो जाता है, अब्रेजन का मतलब स्किन के अंदर एक कट जो कि एपिडर्मिस से ज़्यादा डीप नहीं जाता, डर्मिस के तक नहीं पहुंचता, वो सिर्फ एपिडर्मिस में रहता है। एपिडर्मिस के इस कट के थ्रू स्टैफ ऑरियस अंदर घुस जाएगा, स्टैफ ऑरियस आते ही क्या रिलीज करने लग जाएगा, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। अगर स्ट्रेप्टोकोकस है तो स्ट्रेप्टोलाइसिन रिलीज करने लग जाएगा। उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे स्किन के अंदर डैमेज होगा, स्किन के अंदर अगर डैमेज होगा तो यहाँ पे स्किन जो होगी, एक तो स्किन के अंदर डैमेज होगा और एक पस फॉर्मेशन चालू हो जाएगा, पस फॉर्म होगा और स्किन डैमेज होगा, तो यहाँ पे स्किन वीक हो गई। उसके अलावा यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या बनेगा, एक ब्लिस्टर बन जाएगा। ये जो ब्लिस्टर है इवेंचुअली जाके क्या होता है, ये बर्स्ट हो जाता है और ये जो फ्लूइड होता है ये सूख जाता है। तो जो सूखने के बाद यहाँ पे जो लीजन रह जाता है, फ्लूइड के सूखने के बाद जो लीजन रह जाता है उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया हनी कलर्ड लीजन्स। तो हमने हाई अंकल सैम का आई भी देख लिया। हाई आई सी, आई सी के लिए जो सी है उसका आई सी अंकल सैम जो हमारा मेमोनिक है, हाई आई सी अंकल सैम। तो जो आई सी का सी है, सी स्टैंड्स फॉर सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस की डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, स्किन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो एपिडर्मिस से डीप जाके अंडरलाइंग डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू तक फैल जाता है, उसको हम बोलते हैं सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस की आप इमेज गूगल करके ज़रूर देखें, वो काफ़ी ईजी इंटरेस्टिंग दिखती है। उसमें क्या होगा, रेडनिंग दिख जाएगी पेशेंट की स्किन के ऊपर इस तरीके से। और फिर हाई आई सी अंकल, अंकल से आप याद रखें 2 अंकल है, कौन से अंकल है, फरंकल है और कार्बंकल है। फरंकल को ही हम बॉयल्स भी बोलते हैं। फरंकल इज सिंपली इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जहाँ पे पस फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आपके हेयर फॉलिकल में घुस के यहाँ पे पस बनाना चालू कर देगा और यही एडवांस होकर के कार्बंकल में बन जाता है। फरंकल इज सिंपली एक हेयर फॉलिकल का इन्वॉल्वमेंट। कार्बंकल में क्या होता है, सारे के सारे हेयर फॉलिकल्स, जो आपके बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और ये जो इन्फेक्शन होगा ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये लोअर डर्मिस में भी जाएगा और ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी जाएगा। ये डर्मिस के अंदर रहते हैं, डर्मिस तक एक्सटेंड होते हैं हेयर फॉलिकल्स, तो ये कहाँ तक एक्सपेंड हो सकता है इन्फेक्शन, लोअर डर्मिस तक एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू तक। मल्टीपल इन्फेक्टेड हेयर फॉलिकल्स फरंकल्स कोलेस टू फॉर्म कार्बंकल, यानी फरंकल मतलब एक हेयर फॉलिकल में पस भरा हुआ है, कार्बंकल मतलब ये बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स जिनमें फरंकल हो रखा था वो सारे फ्यूज हो गए यानी कोलेस हो गए। मोस्ट कॉमनली सीन इन लोअर पार्ट ऑफ नेक, तो जो हमारे पेशेंट का नेक होता है उसके लोअर पार्ट में ये सबसे ज़्यादा कॉमनली दिखता है कार्बंकल।
अब हमने देखा था सैम। सैम के अंदर 3 थे। एस स्टैंड्स फॉर सर्जिकल साइट वुंड इन्फेक्शन, ए स्टैंड्स फॉर एब्सेसेस। एब्सेस का हमने डेफिनेशन देखी, कलेक्शन ऑफ पस पेनफुल स्वोलन कंडीशन। एक तो कलेक्शन हो जाएगा पस का, वो जो कंडीशन होगी वो पेनफुल और स्वोलन होगी, और उसके अराउंड इरिथीमा हो जाएगा, यानी वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, रेडनेस आ जाएगी। एम से देखा था हमने मैस्टाइटिस या फिर ब्रेस्ट एब्सेस, जो हमें किस में कॉमनली दिखेगा, लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर। अच्छा, और +2 में हमने देखा था एक तो फॉलिकुलाइटिस। फॉलिकुलाइटिस मतलब जो आपकी हेयर फॉलिकल है उसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ने आके इन्फेक्शन कर दिया उसको, और इन्फ्लामेशन कॉज कर दिया, उसको हम बोलेंगे फॉलिकुलाइटिस। और एक और हमने देखा था बोटायरोमाइकोसिस। इट इज़ अ माइसिटोमा लाइक कंडीशन, जिसमें क्या दिखेगा आपको, सबक्यूटेनियस स्वेलिंग दिखेगी, यानी सबक्यूटेनियस लेयर में स्वेलिंग बन जाएगी, वहाँ पे पस बनने की वजह से स्वेलिंग हो जाएगी, और वो जो पस होगा उसमें से ग्रैन्युलर डिस्चार्ज बाहर आएगा, किसके थ्रू, साइनस ओपनिंग्स के थ्रू। तो ये कवर करता है हमारे सारी के सारे स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस को। एक बार हम इसको बुक से रीड कर लेते हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेरियस स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन सच एज folliculitis. Folliculitis यानी इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल। इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल कैरेक्टराइज्ड बाय पस पॉइंट सराउंडेड बाय इंड्यूरेशन। इंड्यूरेशन मतलब हार्डनिंग हो जाती है वहाँ पे। वहाँ हार्डनिंग क्यों हो रही है, वहाँ पे हार्डनिंग इडीमा वगैरह के वजह से हो रही है। एक तो इडीमा फॉर्म हो रहा है, उसके अलावा वहाँ पे WBC का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, तो वो इन दोनों रीजन से वहाँ पे हार्डनिंग हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूरेशन। तो पस पॉइंट यानी जहाँ पे पस भरा हुआ है उसके अराउंड हार्डनिंग हो जाएगी, और वहाँ पे इरिथीमा यानी रेडनेस हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे फॉलिकुलाइटिस। इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल कैरेक्टराइज्ड बाय पस पॉइंट सराउंडेड बाय इंड्यूरेशन एंड इरिथीमा। फरंकल। फरंकल जिसको हमने बॉयल बोला था, फरंकल इज अ पेनफुल पस्चुलर लीजन। हमने देखा था कि फॉलिकल के इन्फेक्शन में ही अगर पस फॉर्मेशन चालू हो जाए तो उसको हम बोलेंगे फरंकल। इन हेयरी मॉइस्ट रीजन्स। हेयरी मॉइस्ट रीजन्स क्यों, क्योंकि जहाँ पे हेयर होगा वहीं तो हेयर फॉलिकल होगा, और मॉइस्ट रीजन्स यानी वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रमोट होगी। ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल दैट एक्सटेंड्स टू बिकम ट्रू एब्सेस। तो इन्फेक्शन हो जाएगा हेयर फॉलिकल का, उसमें फिर पस भरेगा, और पस की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे फरंकल यानी बॉयल। अच्छा, अब फरंकल ही फ्यूज हो जाता है तो बहुत सारे क्या बनता है, कार्बंकल। सिवियर पेनफुल लीजन इन द लोअर नेक रीजन। लोअर नेक रीजन में सबसे ज़्यादा कॉमनली दिखता है कार्बंकल। ये पेनफुल होती है, बहुत पेन होता है इसमें पेशेंट को, और ये एक्सटेंड करती है कहाँ तक, डीपर सबक्यूटेनियस टिश्यू तक। अच्छा, एक और हो जाएगा एब्सेस। कलेक्शन ऑफ पस। एब्सेस की हमने डेफिनेशन देख ली, कलेक्शन ऑफ पस। पस कलेक्ट हो जाएगा, अपीयर्स पेनफुल एंड स्वोलन। पेनफुल कंडीशन जिसमें पस भरा हुआ है एंड इट इज सराउंडेड बाय इरिथीमा, दैट इज कॉल्ड एब्सेस। मेस्टाइटिस एंड ब्रेस्ट एब्सेस सीन इन नर्सिंग मदर्स। इम्पेटिगो। It mainly occurs in children, usually appears as red sores on the face that bursts and develops into honey-colored crusts. जो लीजन्स बच जाते हैं ब्लिस्टर्स के बर्स्ट होने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, हनी कलर्ड क्रेस्ट्स। सर्जिकल साइट वुंड इन्फेक्शंस। मोस्ट कॉमन कॉज सेल्यूलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। बेसिकली ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है उसको हम बोलते हैं सेल्यूलाइटिस। यूजुअली डेवलप्स अराउंड अ वुंड और एन अल्सर। वुंड या अल्सर, जो प्री एग्जिस्टिंग वुंड या अल्सर होता है उसके अराउंड ये कॉमनली डेवलप होता है। हाइड्राडिनाइटिस सुप्यूराटिवा, जो हमारे मेमोनिक का हाई था। अ रिकरेंट फॉलिकुलर इन्फेक्शन इन एरियाज रिच इन एपोक्राइन ग्लैंड्स। हमने क्या देखा था वहाँ पे, एपोक्राइन ग्लैंड्स और एंड सेबेशियस ग्लैंड्स सच एज एक्जिला। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे ग्लैंड्स का सिक्रीशंस अक्यूमुलेट हो रहे थे, जिसकी वजह से जो फॉलिकल थी वो बार बार रप्चर हो रही थी। वो फॉलिकल बार बार रप्चर हो रही थी, तो उधर फाइब्रोसिस हो रहा था, वापस रप्चर हो रही थी, वापस फाइब्रोसिस हो रहा था, और धीरे धीरे वहाँ क्या बन गए थे, साइनस ट्रैक्ट्स। साइनस ट्रैक्ट्स बनने की वजह से स्टेफाइलोकोकस ऑरियस उस एरिया के अंदर घुस करके आराम से इन्फेक्शन कर रहा था। बोटायरोमाइकोसिस। It is a mycetoma-like condition. Botyromycosis is a mycetoma-like condition characterized by subcutaneous swelling, sinuses, and discharge containing granules. Note: the pustular lesions of Staphylococcus aureus infections usually heals quickly when the pus is drained. अब वहाँ पे pus drain हो जाएगा तो उसके अराउंड जो fibrinous wall होता है वो उसको स्प्रेड भी नहीं होने देता। द फाइब्रिनस वॉल अराउंड द एब्सिस टेंड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयरफॉर केयर शुड बी टेकन नॉट टू ब्रेक द फाइब्रिनस वॉल बाय मैनिपुलेशन और ट्रॉमा। बेसिकली आप पस को ही ड्रेन कर देंगे तो आपने बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो वहाँ मीडिया था अच्छा सा उसको हटा दिया, और ये जो उसके अराउंड फाइब्रिनस वॉल था जो एग्जिस्ट, वो उस बैक्टीरिया को वहाँ से निकलने भी नहीं देगा, तो वहाँ पे हीलिंग हो जाएगी ईजिली। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स टू स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्यूटेनियस इन्फेक्शन और क्रॉनिक स्किन कंडीशन जैसे कि एक्जिमा। एक्जिमा एक्चुअली एटॉपिक डर्माटाइटिस नाम की एक कंडीशन होती है, उसमें दिखता है। इसके अंदर क्या होता है, बार बार ईचिंग होती है पेशेंट को, उसकी वजह से क्या होता है,
उसकी वजह से वहाँ पे अब्रेजन्स होने लग जाता है। अब्रेजन्स होने लग जाएंगे तो वहाँ पे इजीली इन्वेड कर पाएगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो कोई क्रॉनिक स्किन कंडीशन हो, उधर स्किन का बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उधर से बार बार स्टेफ ऑरियस इन्फेक्शन कर सकता है। स्किन डैमेज सच एज ट्रॉमा इंजेक्शंस, स्किन डैमेज बार बार होगा, कोई बार बार इंजेक्शन ले रहा है, जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स हो गए या कोई आईवी ड्रग अब्यूजर्स हो गए, वो बार बार इंजेक्शंस लेते तो अपने स्किन के बैरियर को बार बार ब्रीच करते, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शन को प्रमोट करते हैं। कोई ट्रॉमा हो जाए, आपके कोई कांटा वगैरह चुभ गया या नाइफ से कट लग गया, वो भी सेम ही केस है। और पुअर पर्सनल हाइजीन, पुअर पर्सनल हाइजीन के केस में क्या होगा, पुअर पर्सनल हाइजीन के केस में भी बैक्टीरिया क्लीन नहीं होगा, वहाँ पे आराम से बैक्टीरिया ग्रो करता रहेगा। तो हमने स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस भी देख लिया। अब हम देखेंगे इसके इन्फेक्शंस एसोसिएटेड विद कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा। तो अब हम देखेंगे इन्फेक्शंस एक्वायर्ड बाय इन्फेक्शंस एसोसिएटेड विद कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा। तो जो कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा के इन्फेक्शंस हैं वो 3 टाइप के दे रखे हैं। CA-MRSA के इन्फेक्शंस 3 टाइप के दे रखे हैं। एक तो लंग का दे रखा है, एक तो लंग का दिया है, एक आपके उसका दिया है फेशिया का। एक तो आपके लंग का दिया है, एक फेशिया का दिया है, और एक कंडीशन दी है वाटर हाउस फ्राइड्रिक्सन syndrome, FRIDERICHSEN, वाटर हाउस फ्राइड्रिक्सन सिंड्रोम या फिर WFS। इसमें क्या होता है, इसको भी हम आगे देखेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले हम देखते हैं लंग का कौन सा दिया है। लंग का आपको दिया नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया। फेशिया के लिए दिया नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस एंड वाटर हाउस फ्राइड्रिक्सन सिंड्रोम। तो हम एक एक करके देखते हैं ये क्या होते हैं। तो नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया, इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो आपका CA-MRSA है, कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा, ये या तो इनहेल होके आ जाएगा अंदर लंग्स में, इनहेल्ड, या फिर ये बैक्टीरीमिया के थ्रू आएगा, ब्लड के थ्रू, बैक्टीरीमिया के थ्रू, ब्लड के थ्रू स्प्रेड होके आया है, ब्लड के थ्रू ये लंग्स तक पहुंच गया, या फिर ये इनहेल हुआ है। अब ये क्या करता है, ये यहाँ पे जा करके, आपको याद हो तो जो हमारा कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा है, हमने जब ल्यूकोसाइडिन्स पढ़े थे, ये किसको कैरी करता है, ये पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन लेके आता है अपने साथ। पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन किसके ऊपर एक्सप्रेस होता था, कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा के ऊपर। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा अपने ऊपर पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन एक्सप्रेस करता है, और इससे ही क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स का डिस्ट्रक्शन कर देता है वहाँ जाके, न्यूट्रोफिल डिस्ट्रॉयड बाय पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन। तो उससे वहाँ क्या रिलीज हो जाता है, अब न्यूट्रोफिल्स के अंदर क्या क्या भर के रखा होता है, वहाँ उस न्यूट्रोफिल्स के अंदर होते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, फ्री रेडिकल्स भरे हुए होते हैं न्यूट्रोफिल्स के अंदर, ROS, जिससे वो क्या करता था, ऑक्सीडेटिव किलिंग करता था। उसके अलावा न्यूट्रोफिल्स ऑल्सो कैरी अ लॉट ऑफ एंजाइम्स। न्यूट्रोफिल्स में ROS होते हैं, न्यूट्रोफिल्स में एंजाइम्स होते हैं। तो ये एंजाइम्स और ROS मिलके क्या करते हैं, लंग डैमेज करते हैं। उसके साथ जो हमारा कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा होता है, ये खुद के एंजाइम्स भी रिलीज करेगा। ये कौन से एंजाइम्स लेके आता था, बाहर से अंदर चलो वाले एंजाइम्स, हाइलुरोनिडेज, प्रोटीएज, लाइपेज एक्सेट्रा। ये हमने इसके एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स में देखे ही थे। तो इससे क्या होगा, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा लंग डैमेज में। और एंजाइम्स की वजह से जो डैमेज होता है टिश्यूज़ को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफैक्टिव
नेक्रोसिस, क्योंकि यहाँ नेक्रोसिस हो रहा है इसीलिए इसका नाम क्या था, नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया। लंग के अंदर डैमेज हो रहा है, नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया। कौन कर रहा है, कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा। कैसे कर रहा है, पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन लेके आता है, या तो ये इनहेल हो जाता है या फिर बैक्टीरियमिया के थ्रू, ब्लड के थ्रू आ जाता है, और ये वहाँ पे आकर के न्यूट्रोफिल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन की हेल्प से, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल के डिस्ट्रक्शन से वहाँ क्या रिलीज हो जाता है, वहाँ रिलीज हो जाएंगी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या फिर एंजाइम्स। अब ये इन दोनों मिलके क्या करेंगी, यहाँ पे लंग डैमेज करेंगी। उसके अलावा जो स्टेफ ऑरियस है, ये अपने एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करेगा, जो कौन से हाइलुरोनिडेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज है, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा लंग डैमेज में, क्या करवा के, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। अब हम देखते हैं नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस के बारे में। नेक्रोटाइजिंग नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस। नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा CAMRSA है, कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा, ये अंदर घुस जाएगा बिल्कुल फेशिया के लेवल तक। एक तो आपकी होती है एपिडर्मिस, एक होगी आपकी डर्मिस। डर्मिस के नीचे होगा सबक्यूटेनियस टिश्यू, और सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे होगी आपकी मर्सा। ये आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके नीचे आपकी आ जाएगी फेशिया। तो जो कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा है, ये पूरा अंदर तक घुस जाएगा। ये कोई इंजरी वगैरह हुई हो उसकी वजह से यहाँ तक पहुँच जाएगा, फेशिया तक। फेशिया तक पहुँच के भी ये यहाँ क्या चालू कर देगा, ये यहाँ पे अपने एंजाइम्स रिलीज करवाना चालू कर देगा। एक तो स्टार्ट्स रिलीजिंग एंजाइम्स like hyaluronidase, protease, lipase, इनका रिलीज यहाँ करवाने लगेगा। तो यहाँ पे भी ये क्या चालू करवा देगा, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, यहाँ पे ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कराएगा। उसके अलावा यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स को भी क्लॉग करवा देगा। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो रहा है, फेशिया के अंदर हो रहा है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस। नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस। यहाँ पे भी ये पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन रिलीज करेगा, तो यहाँ पे जो WBC है वो भी इसको आके ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब हमारा बचा हुआ है लास्ट तो नहीं, WFS हमारा बचा है, वाटर हाउस फ्राइड्रिक्सन सिंड्रोम इसके अंदर। तो हम अभी इसको देखते हैं, वाटर हाउस फ्राइड्रिक्सन सिंड्रोम को। अब हम देख रहे हैं वाटर हाउस फ्राइड्रिक्सन सिंड्रोम को। इसकी भी पैथोफिजियोलॉजी काफ़ी सिमिलर ही है उन पिछले दो मैकेनिज्म से। इसमें भी हमारा कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा क्या लेके आएगा, पेंटन वैलेंटाइन टॉक्सिन या फिर ल्यूकोसाइडिन भी कहते थे हम इसको। ये क्या करेगा, ये न्यूट्रोफिल डिस्ट्रॉय करेगा, और न्यूट्रोफिल के डिस्ट्रक्शन से क्या निकल रहा है, एक तो निकल रहा है हमारा TNF अल्फा और इंटरल्यूकाइन 1 TNF अल्फा। ये दोनों क्या करवा देंगे, ये दोनों वहाँ पे चालू करवा देंगे इन्फ्लामेशन चालू कराएंगे। और ये क्या कराएंगे, एंडोथीलियल एक्टिवेशन। एंडोथीलियम, जो ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम होती है, उसको ये क्या करेंगे, एक्टिवेट। उससे क्या होगा, उससे हमारा जो क्लॉटिंग का एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, कोएगुलेशन ट्रिगर्ड। इसकी वजह से कंडीशन हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं डिसएमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन या फिर DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन। ये एक कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी की पूरी बॉडी में हर जगह रैंडमली कोएगुलेशन चालू हो जाता है। कोएगुलेशन पूरी वाइड स्प्रेड कोएगुलेशन चालू हो जाता है, इसलिए क्या टर्म दिया हमने, डिसएमिनेटेड। तो उससे क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स आर यूज्ड अप। वो कंज्यूम हो जाएंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स कंज्यूम हो जाएंगे, तो हेमरेजिंग यानी ब्लीडिंग टेंडेंसी, लीडिंग टू ब्लीडिंग टेंडेंसी।
कहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी? अब जो हमारा वाटर हाउस फ्राइड्रिक्सन सिंड्रोम है वो बेसिकली इस ब्लीडिंग टेंडेंसी की वजह से होता है। वो इस ब्लीडिंग टेंडेंसी की वजह से हो रहा है, और वो स्पेसिफिकली ब्लीडिंग टेंडेंसी कहाँ बढ़ी हुई है इस केस में? वाटर हाउस फ्राइड्रिक्सन सिंड्रोम के लिए बढ़ी हुई है एड्रीनल ग्लैंड में। तो एड्रीनल ग्लैंड फेलियर हो जाता है इसमें ड्यू टू ब्लीडिंग टेंडेंसी। ब्लीडिंग टेंडेंसी क्यों हो रही थी? क्योंकि डीआईसी हो रहा था। डीआईसी से क्या हो रहा था? क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज अप हो रहे थे। डीआईसी क्यों हो रहा था? क्योंकि न्यूट्रोफिल ने टीएनएफ अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 का रिलीज करवा दिया, जिससे इन्फ्लेमेशन और एंडोथीलियम का एक्टिवेशन हो गया था। तो उसकी वजह से डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन हो गया, जिसने क्लॉटिंग फैक्टर्स को कंज्यूम किया, जिसकी वजह से हेमरेजिंग यानी ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ गई, और उसकी वजह से हमारा क्या हो गया? एड्रीनल ग्लैंड का फेलियर हो गया। एड्रीनल ग्लैंड का फेलियर होगा, उसी को हम बोलते हैं वाटर हाउस फ्राइड्रिक्सन सिंड्रोम। अच्छा, हमारी बुक में एक और टर्म दे रखी है इसके लिए। इसके साथ में हमारी बुक में एक और चीज़ लिखी हुई है, परप्यूरा फल्मिनेंस। तो परप्यूरा फल्मिनेंस भी बेसिकली सिमिलर ही है। उसमें क्या हो रहा है? उस पर स्किन का नेक्रोसिस हो रहा है। वाटर हाउस फ्राइड्रिक्सन सिंड्रोम विद परप्यूरा फल्मिनेंस। परप्यूरा फल्मिनेंस, इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली परप्यूरा फल्मिनेंस की वजह से परप्यूरा फल्मिनेंस में स्किन का नेक्रोसिस हो रहा है। तो हमने कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा के भी तीनों टाइप के डिजीजेस को देख लिया। वो कौन कौन से? स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू infections associated with community acquired MRSA. Skin and soft tissues are the most common sites of colonization of community acquired MRSA strains. About 5 to 10% of strains are invasive and can be life threatening. Examples include necrotizing pneumonia, sepsis with Waterhouse Friderichsen syndrome or Purpura fulminans. Staph aureus is rare cause most commonly caused by meningococcus. तो ये जो हमारा वाटर हाउस फ्राइड्रिक्सन सिंड्रोम और पर्प्यूरा फल्मिनेंस है, ये मेनिंजोकोकस से ज़्यादा कॉमनली होता है। स्टैफ ऑरियस भी कर सकता है लेकिन रेयर केसेस में। और नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस, स्टैफ ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनीस आर द कॉमन कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस। अब हम देखेंगे स्टैफ ऑरियस के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को, और इसके बाद हमारे पास बस एक ही बचेगा जो इसके मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शंस। तो ये खत्म होने वाला है बिल्कुल बस। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, tract infections of Staph aureus। इसको याद आप ऐसे रख सकते हैं, वेरी सिक पेशेंट्स प्रोवाइड एम्पैथी। तो आपके पेशेंट्स काफ़ी सिक है, उनको एम्पैथी प्रोवाइड करिए। ये आपका मेमोनिक है, वेरी सिक पेशेंट्स प्रोवाइड एम्पैथी। वी स्टैंड्स फॉर वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया इन एडल्ट्स। जो स्टैफ ऑरियस है वो एडल्ट्स में क्या करता है? वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया कर देता है। 6 से आप याद रखिए, 6 से आप याद रख सकते हैं, 6 से आप याद रख सकते हैं सेप्टिक पल्मोनरी एम्बोला है। सेप्टिक पल्मोनरी एम्बोला है। इसमें क्या हो रहा था? बेसिकली ये राइट साइड है, जो आपका आईवी ड्रग यूजर्स के अंदर जो एंडोकार्डाइटिस हो रहा था, आपको याद हो तो आईवी ड्रग यूजर्स में जो एंडोकार्डाइटिस हो रहा था, राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस, राइट हार्ट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उनमें जो राइट हार्ट से एंडोकार्डाइटिस हो रहा था, वो वहाँ पे से सेप्टिक एम्बोलाई फॉर्म होंगे। सेप्टिक एम्बोलाई ऑफ स्टैफ ऑरियस, सेप्टिक एम्बोलाई फॉर्म होंगे, जो कहाँ पे जाएंगे? लंग्स तक पहुँच जाएंगे। लंग्स में ये क्या करेंगे? लंग्स में ये इन्फेक्शन करेंगे और लंग्स में ये एब्सेस फॉर्म कर लेंगे। तो 6 से आप क्या याद रखेंगे? सेप्टिक पल्मोनरी एम्बोलाई। पी से पेशेंट्स के पी से आप याद रखिए पोस्ट वायरल न्यूमोनिया, जैसे कि इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन। अब इन्फ्लुएंजा क्या करता है? इन्फ्लुएंजा आपकी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को किल कर देता है। इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू फॉर शॉर्ट, फ्लू से याद रख लेते हैं। फ्लू आपकी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को किल कर देगा। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम किल्ड
उससे क्या क्या खराब हो जाएगा आपका, उससे आपका म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस खराब हो जाएगी, म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस ये आपकी खराब हो जाएगी। म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस खराब हो जाएगी एक तो, उससे क्या होगा, उससे जो स्टैफ ऑरियस होगा, जो आपको म्यूकस क्लियर होता है नॉर्मली, आपको पता है कि जो रेस्पिरेटरी एपिथीलियम होती है वो कौन सी होती है, सीलिएटेड स्यूडोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथीलियम। तो उसकी वो अगर वहाँ पे उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा फ्लू की वजह से, फ्लू के वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो आपकी म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस हैम्पर हो जाएगी। आपकी म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस यानी जो आपके जो सीलिया बीट कर करके म्यूकस को बाहर निकालते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, वो नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे स्टैफ ऑरियस अक्यूमुलेट हो जाएगा, वो वहाँ पे ग्रो कर पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, पोस्ट वायरल न्यूमोनिया। अच्छा, अब दूसरे पी से आप क्या याद रखें, दूसरे पी से आप याद रखें न्यूमेटोसील, न्यू PNEU मैटोसील। अच्छा, अब ये क्या होता है और ये किस में दिखता है आपको, इन्फेंट्स में, इन्फेंट्स, न्यूमेटोसील, और ये किस में दिखाई देता है, इन्फेंट्स। बेसिकली आपका लंग का इन्फेक्शन हुआ है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक एयर की फील्ड की कैविटी बन जाएगी, टॉक्सिन्स। न्यूमेटोसील क्या होती है, न्यूमेटोसील ये क्या होती है, बेसिकली गैस फिल्ड थिन वॉल्ड कैविटी, गैस फिल्ड थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड कैविटी इन लंग पेरेन्काइमा, इन लंग पेरेन्काइमा। तो आपकी जो लंग की पेरेन्काइमा है उसके अंदर गैस फिल्ड थिन वॉल्ड कैविटी बन जाएगी, एक गैस से भरी हुई थिन वॉल्ड कैविटी, जो आपको किस में दिखेगी, इमेजिंग स्टडीज के अंदर दिखेगी, जैसे एक्सरे वगैरह कराया उसके अंदर आपको दिखाई देगा ये। और ये किस में होता है, मोस्ट कॉमनली इन्फेंट्स के अंदर, और इनमें ये कौन करता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो हमने क्या क्या देख लिया, वेरी सिक पेशेंट्स प्रोवाइड, और एम्पैथी स्टैंड्स फॉर एम्पाइमा, एम्पाइमा, एम्पाइमा एंड न्यूमोथोरैक्स। तो अब इसमें क्या होता है, बेसिकली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस उसने आपके इन्फेक्शन किया, एम्पाइमा क्यों हो रहा है, रप्चर ऑफ एब्सिस, आपके जो लंग में एब्सिस बन गई थी, एब्सिस इनटू प्लूरल कैविटी, कॉजिंग पस इन इंट्राप्लूरल स्पेस। तो आपकी प्लूरल कैविटी के अंदर पस अगर फॉर्म फिल हो जाएगा, क्योंकि रप्चर हुई है एब्सिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से जो एब्सिस फॉर्म हुई थी वो आपकी प्लूरल कैविटी में रप्चर हो जाएगी, तो वो वहाँ पे पस की फिलिंग हो जाएगी, वहाँ पस फिल्ड हो जाएगा, तो वो क्या होगा, एम्पाइमा कहलाएगा। अच्छा, एम्पाइमा, एम्पैथी एंड न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स, एम्पाइमा एंड न्यूमोथोरैक्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्व्यूलर वॉल, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन of alveolar wall caused by staph aureus। तो हमने इसके सारे रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शंस को भी देख लिया, उसमें हमने क्या देखा, वेरी सिक पेशेंट्स प्रोवाइड एम्पैथी। तो वेरी से आप क्या याद रखेंगे, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया इन एडल्ट्स। सिक से आप याद रखेंगे सेप्टिक पल्मोनरी एम्बोला है, जो कि किस में देखे थे हमने, आईवी ड्रग यूजर्स, आईवी ड्रग यूजर्स के अंदर राइट साइडेड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो रहा था, क्योंकि वो वेन्स में ड्रग इंजेक्ट कर रहे थे, तो वेन्स कहाँ ड्रेन होती है, आपके हार्ट की राइट साइड में ड्रेन होंगी, तो वहाँ पे क्या होगा, एंडोकार्डाइटिस होने का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को वेन्स का एक्सेस मिल गया, तो वहाँ पे क्या होंगे, एसेप्टिक एम्बोला फॉर्म हो जाएंगे। वो सेप्टिक एम्बोला आपके कहाँ जाएंगे, लंग्स में जाएंगे, लंग्स, लंग के अंदर पहुँच जाएंगे, जहाँ वो इन्फेक्शन और एब्सेस कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हमारा नेक्स्ट क्या था, पेशेंट्स। पेशेंट्स में हमने क्या देखा, पोस्ट वायरल न्यूमोनिया। पोस्ट वायरल न्यूमोनिया में हमने क्या देखा, जो फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, वो क्या करेगा, आपकी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम का डिस्ट्रक्शन कर देगा। आपकी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम कौन सी होती है, स्यूडोस्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, उस वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो आपकी जो उसके जो सीलिया होते हैं वो बीट कर करके म्यूकस को बाहर निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस, वो खराब हो जाएगी। वो खराब हो जाएगी तो म्यूकस अंदर ही रहेगा, तो उसकी वजह से स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ग्रो करेगा। वेरी सिक पेशेंट्स
प्रोवाइड से दूसरे प्रोवाइड से आप याद रखें न्यूमेटोसील। अब न्यूमेटोसील क्या होती है? न्यूमेटोसील इज अ गैस फिल्ड थिन वॉल्ड कैविटी इन द लंग पेरेन्काइमा विजिबल इन एक्सरेज एंड ऑल। तो और ये हमें किस में दिखेगी? इन्फेंट्स के अंदर न्यूमेटोसील का सबसे कॉमन कॉज क्या है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन, जो लंग के पेरेन्काइमा के अंदर कैविटेशन फॉर्म कर देता है, कैविटी फॉर्म कर देता है जिधर गैस बढ़ जाती है जिसमें जाके। अच्छा, एम्पैथी से आप याद रखेंगे एम्पाइमा एंड न्यूमोथोरैक्स। एम्पाइमा क्या होता है? एम्पाइमा इज प्रेजेंस ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। प्लूरल इंट्राप्लूरल स्पेस या फिर प्लूरल कैविटी जो है उधर अगर पस का फिलिंग हो जाए तो उसको हम बोलेंगे एम्पाइमा। और वो क्यों होगा? वहाँ पे एब्सेस रप्चर हो सकती है, जो आपके स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से एब्सेस फॉर्म हुई थी वो रप्चर हो जाएगी, तो आपके इंट्राप्लूरल स्पेस या फिर प्लूरल कैविटी के अंदर पस फिल हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एम्पाइमा। न्यूमोथोरैक्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्व्यूलर वॉल, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा एल्व्यूलर वॉल का, तो जो एयर होगी वो लीक होकर के उसी इंट्राप्लूरल स्पेस में आ जाएगी, उसको ही हम बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि है मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शंस। मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शंस ऑफ एस ऑरियस। और इसमें क्या क्या देख सकते हैं हम, इसको आप याद रख लीजिए विद द हेल्प ऑफ सोप, SOAP। S stands for septic arthritis, O stands for osteomyelitis, A stands for abscess। और एब्सेस कौन कौन सी? एपिड्यूरल एब्सेस, एंड psoas abscess, and P stands for pyomyositis, pyomyositis। तो हम एक एक करके जल्दी से इसको देख लेते हैं। सेप्टिक आर्थराइटिस आपको कहाँ कहाँ दिखेगा? एक तो नीज के अंदर, शोल्डर्स, हिप्स एंड फैलेंजीज। ऑस्टियोमाइलाइटिस में दो टाइप का होगा, बेसिकली बच्चों के अंदर होगा एक तो, और एक एडल्ट के अंदर होगा। तो चिल्ड्रन के अंदर एंड एडल्ट। तो चिल्ड्रन के अंदर किस में ज़्यादा कॉमन दिखेगा आपको? लॉन्ग बोन्स के अंदर। जबकि एडल्ट्स होंगे उसके अंदर आपको वर्टिब्रे में ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस की हमने डेफिनेशन बताई थी ना आपको, कि इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ बोन। तो लॉन्ग बोन्स का इन्फेक्शन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से चिल्ड्रन में लॉन्ग बोन्स का ज़्यादा कॉमन होगा, और एडल्ट्स में वर्टिब्रे का। अच्छा, अभी एब्सेस क्या होती है? एब्सेस की हमने डेफिनेशन बना ली थी, पेनफुल पस फिल्ड स्वेलिंग जिसके अराउंड क्या होगा? इरिथीमा होगा। तो एब्सेस के भी हम दो टाइप देख सकते हैं, एक तो होगी psoas एब्सेस और एक हो जाएगी एपिड्यूरल एब्सेस। अभी एपिड्यूरल एब्सेस क्या होती है? जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होती है ड्यूरामेटर, और ड्यूरामेटर के ऊपर होगा एक एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेसिस को किससे सेपरेट करता है? वर्टिब्रे से, बोनी वर्टिब्रे से सेपरेट करेगा। तो एपिड्यूरल एब्सेस का क्या मीनिंग है? एपिड्यूरल एब्सेस, उस एपिड्यूरल स्पेस के अंदर अगर एब्सेस फॉर्म हो गई तो उसको हम बोलेंगे एपिड्यूरल एब्सेस। वैसे ही psoas एब्सेस बेसिकली psoas मसल के अंदर एब्सेस फॉर्म हो जाए तो उसको हम psoas एब्सेस बोलेंगे। पायोमायोसाइटिस का क्या मीनिंग है? इट इज स्केलेटल मसल इन्फेक्शन, स्केलेटल मसल का इन्फेक्शन। ये किस में कॉमन होगा? HIV के पेशेंट्स में दिखेगा आपको एक तो, उसके अलावा ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ये ज़्यादा कॉमनली फॉर्म होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। इसके साथ ही हमारा मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शंस भी कंप्लीट हो गया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का। अब हम जल्दी से बुक से देख लेते हैं। Staphylococcus aureus is the most common cause of various conditions such as SOAP, SOAP, septic arthritis, osteomyelitis, abscess, जिसमें कौन सी देखी हमने? psoas abscess and epidural abscess, and pyomyositis, skeletal muscle infection mainly seen in tropical climates but also occurs in HIV infected patients। septic arthritis में हमने joints देखे जिसमें knees, shoulders, hip and phalanges हैं। osteomyelitis में आपने देखा most commonly affected site in children is long bones and in adults is vertebrae। अच्छा, हमने respiratory tract का नहीं पढ़ा था,
वे रेस्पिरेटरी ट्रैक में वही दे रखा है हमने जो याद किए थे, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया इन एडल्ट्स, सेप्टिक पल्मोनरी एम्बोला है, पोस्ट वायरल न्यूमोनिया एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा के बाद जो न्यूमोनिया होगा क्योंकि म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस रुक गई, एम्पाइमाइड न्यूमोथोरैक्स एंड न्यूमेटोसील, जिसको कैसे वो लिखा है हमारी बुक में, शैगी थिन वॉल्ड कैविटीज इन लंग्स इन न्यूनेट्स, स्टेफ ऑरियस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। तो इसके साथ हमारे क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं।